नमस्कार। हमारी इस पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनकी जिम्मेदारी अपने प्रदेश को लेकर बहुत बड़ी है। जी हां, हम इस वक्त मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जनता पर थैंक यू। जयराम जी के पास जो एक जिम्मेदारी है वो वित्त मंत्रालय की भी है, मुख्यमंत्री के साथ साथ। इसलिए इनकी जिम्मेदारी में चार चांद भी लग जाते हैं और जिम्मेदारी बड़ी भी हो जाती है। चूंकि प्रदेश में इस वक्त बजट भी पेश होना है, ऐसे दौर में बजट लाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण मसला है। जरा जानने की कोशिश करते हैं बजट से पहले ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, कि क्या तैयारियां हैं बजट को लेकर। पहला सवाल सर मेरा आपसे ये, चुनौतियां अलग तरह से हर बार होती थी, चुनौतियों में इजाफा कर दिया कोरोना ने। बजट को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, कोविड-19 की वजह से स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व स्तर की आर्थिकी प्रभावित हुई है जी। देश की, प्रदेश की भी हुई है, इस बात में दो राय नहीं है। लेकिन अभी हाल में आपने देखा होगा जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ, और केंद्रीय बजट में आपने हर तरह से डेवलपमेंट की संभावनाओं को महसूस किया होगा, और आपने इस बात को भी देखा कि शेयर मार्केट में एकदम अच्छा उसके बाद रुझान दिखा, उछाल दिखा। पूरे देश ने उसको स्वागत किया है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की अगर बजट की अगर हम बात कहें तो चौथा बजट हमारी सरकार का ये होने वाला है 6 तारीख को। हमारी कोशिश भी होगी हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बजट से पहले बजट की बातों का जिक्र तो नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश होगी हमारी संतुलित बजट हो हिमाचल प्रदेश में। जो विकास प्रभावित हुआ है, बाधित हुआ है कोविड के कारण, उसको गति दे सके। जी। 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे स्लो डाउन हुए, डिले भी हुए, और बजट का क्योंकि हमारा जीएसटी कम हो गया, हमारा रेवेन्यू कम हो गया, एक्साइज कम हो गया, उस दृष्टि से हमको मुश्किल तो आई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी कोशिश यही होगी कि बजट संतुलित हो और डेवलपमेंट की उसमें संभावनाएं हो। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में हमने जब देखा कि अभी जीएसटी में भी इम्प्रूवमेंट है, और जीएसटी के साथ एक्साइज में भी हमारा रेवेन्यू यानी कि हिमाचल प्रदेश का काफ़ी हद तक जो है वो जैसा वी शेप में एक डाउन आया था और उसी वी शेप में ऊपर उठता भी दिख रहा है। लेकिन जो एक नुकसान हुआ है वो भरपाई के लिए तो वक्त लगेगा, लंबा वक्त लगेगा। तो कोशिश यही होगी संतुलित बजट, और चौथा बजट जो है वो हिमाचल प्रदेश में हर दृष्टि से विकास के लिए समर्पित हो। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, जिस वी शेप की आपने बात की है, इस वी शेप में डाउनफॉल तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जयराम ठाकुर जी, इस वी शेप में ऊपर जाने के लिए राजस्व जनरेट कैसे करेंगे? ये मैं कह रहा हूँ कि इस बात को लिए ये चुनौती तो है। अब हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हमारी स्थिति ये है कि लंबे समय तक ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में रही जो लोन लेती रही, रिसोर्सेज पर फोकस किया नहीं। एक दौर था जब इन चीज़ों को लेकर के हम सोच सकते थे। अब हमारे सामने अभी की परिस्थिति ये है कि अगले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए ऋण का ही चुकता करना है जी, जो बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी केंद्र सरकार की ओर से जो हमको सहयोग मिला है 450 करोड़ हमको जो है वो इंटरेस्ट फ्री जो है हिमाचल प्रदेश को मिला, इसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ, मदद के रूप में हुआ। और उसके बाद दूसरा जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो केंद्र की ओर से हमको ऐसा लग रहा था, पहले लग रहा था कि शायद उसको रोक ही दे, समाप्त कर दे, या क्योंकि केंद्र के बजट में भी कोविड का इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कट उसमें हुआ है थोड़ा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट उसमें उनने जारी रखी है हिमाचल प्रदेश के लिए। हालांकि इसको टेपर डाउन किया गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस साल कम है, फिर अगले साल थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन हमारा हिमाचल प्रदेश में एक तो हमको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो सोचने की ज़रूरत है वो ये कि जो एक्सपेंशन हिमाचल प्रदेश में हैफाजत तरीके से की है, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, नेताओं को जा कर के वहाँ पर एक शौक हो जाता था, यहाँ कॉलेज खोल दो, यहाँ हॉस्पिटल खोल दो, और हॉस्पिटल कॉलेज खोल तो दिए, लेकिन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर स्टाफिंग, सारे इश्यूज इस तरह से
बहुत बड़ा एक आर्थिक दृष्टि से वो प्रदेश सरकार पर जो है उसमें बड़ा संकट भी आया उसके कारण। हम उसमें कर रहे हैं कि एक्सपेंशन काफ़ी हो गया, लेकिन एक्सपेंशन के बजाय अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर और क्वालिटी सर्विसेज पर हम फोकस करें। उस दृष्टि से जो हमारे जो हमारा नॉन प्लान का जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसको जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और ताकि हम जो है वो फोकस होकर के डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसके लिए हमने एक लास्ट ईयर हमने एक इनिशिएटिव लिया था, अल्टीमेटली आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ा एक जरिया है, और इस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की थी 2 साल पहले, और उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे, और 96,000 के MOU साइन हुए थे, और उसके बाद 96,000 के MOU साइन होने के बाद हमने 1 महीने के अंदर ही जो है 13,600 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दी थी। अगर ये कोविड नहीं आया होता तो आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर का वो इन्वेस्टमेंट 30,000 to 40,000 के बीच में 30,000 करोड़ टू 40,000 करोड़ या 30,000 करोड़ से और 40,000 के करोड़ के बीच में हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से आप देख सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा उस पर प्रभावित हुआ। अब हमारी दोबारा कोशिश रहेगी कि हम हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर को फिर से ये करें। हमारे पास अभी 10,000 करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में अभी वर्तमान में भी अभी तैयार है, जिसके लिए हम किसी भी समय जा सकते हैं। इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, और उसके बाद जो हमारे माइनिंग मिनरल्स वो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए आय का एक जरिया बने, उस दृष्टि से उसके लिए पॉलिसी तो बनी है, लेकिन उसको और ज़्यादा बेहतर ढंग से हमको काम करने। एक्साइज एक हमारे हिमाचल प्रदेश के एक बहुत बड़ा एक आय का एक माध्यम है, तो उसको भी हम फोकस करके GST की कलेक्शन अच्छी हो, बेहतर हो, GST में चोरी ना हो, उसमें हमने एक नहीं अनेकों इनिशिएटिव जो लिए हैं और उसके कारण इम्पैक्ट भी आया। ऐसी चीज़ों पर हमको फोकस करना पड़ेगा। टूरिज़्म हिमाचल की मेजर इंडस्ट्री है, और टूरिज़्म में जहाँ रोज़गार की संभावनाएं भी है बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे लोग रोज़गार बेस से हासिल करते हैं, और बहुत बड़ी एक उम्मीद हमको हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में इसलिए कि कोविड समाप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है। कोविड का दौर ये अंतिम दौर, ऐसा वैक्सीन भी आ गई, और उसके साथ साथ में नंबर भी अब हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज़ी से नीचे चला गया है। हिमाचल में कोविड हम रोकने की स्थिति में हो पाए। ऐसी परिस्थिति में जो टूरिस्ट का फ्लो हिमाचल प्रदेश में एक अट्रैक्शन हमारा रोहतांग टनल, जो अटल टनल रोहतांग है, जहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो भी आ रहा है, मनाली आ रहा है, तो वो टनल से होकर के एक बार देख करके आना चाहता है वहाँ पर। तो क्योंकि दुनिया की इस लेवल पर, इस हाइट पर इतनी लंबी टनल ये एक ही है ये अभी तक जो है, तो वो भी एक अट्रैक्शन है। उसको भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि भी उसमें हम बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं, टूरिस्ट को वहाँ पर पहुँचाएँ, उसके लिए प्लान किया है हमने। तो ऐसे टूरिज़्म सेक्टर, रेवेन्यू में हमारे GST के कलेक्शन बेहतर हो, उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में हमारा पावर सेक्टर, जो जहां हिमाचल प्रदेश में हम लगभग 10,500 मेगावाट से ज़्यादा जनरेट करते हैं हाइडल सेक्टर में, उसमें कुछ एक चीज़ों को लेकर के हमने प्रयत्न किए हैं, पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, और उसके कारण रुझान भी अच्छा आया है, थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा फोकस होकर के काम करना पड़ेगा और खर्चे कम करने पड़ेंगे। यही एकमात्र रास्ता है आने वाले समय में प्रदेश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए। जी, जो सवाल मैंने सोचा था, चूंकि आपने अंत करते करते एक दूसरा पॉइंट मुझे दे दिया कि खर्चा कम करना होगा, पिछली बार के मुकाबले ये बजट उससे बड़ा होगा या किस तरीके से प्लान कर रहे हैं? क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि खर्चा थोड़ा सा कम करना होगा। नहीं, देखिए अभी सारी वो कैलकुलेशन चल रही है बजट से रिलेटेड। बजट के बारे में हम इस तरह से कहना उचित नहीं होगा कि भी, लेकिन हमने 1 साल में कोविड की संकट के दौरान नए इंस्टीट्यूशन रोक दिए खोलने। छोटी छोटी चीज़ें हम जैसे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने फर्स्ट 1 गो में सारे मिनिस्टर्स बना दिए, 1 गो में सारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन बना दिए। हमारे अभी भी 12-15 चेयरमैन के पद खाली पड़े हुए हैं। हमारे अभी तक हमने 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में नए इंस्टीट्यूशन की घोषणा बंद की, नए इंस्टीट्यूशन खोलने के साथ साथ में नए इंस्टीट्यूशन खोलने बंद किए।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमने डेवलपमेंट को रोक दिया। हमने इसलिए, क्योंकि एक्सपेंशन मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे पास हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं। हिमाचल छोटा सा प्रदेश है और हिमाचल जैसे छोटे से इस प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में है, एम्स है, हमारा पीजीआई सैटेलाइट जो हमारा ऊना में खुल गया इसका, और उसके बाद हमारे हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हिमाचल प्रदेश में। अब हमको पीएससी, सिविल हॉस्पिटल और इस प्रकार के हॉस्पिटल तो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। तो हम उसमें क्वालिटी पर फोकस करें, एक्सपेंशन पर कम करें, इस बात को लेकर के हमने थोड़ा जो किया है और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आया है उससे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार का जो बजट होगा हमारा, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन खोलने के बजाय जो फोकस हमारा जिस चीज़ के लिए रहना चाहिए उन चीज़ों पर हम फोकस करें और बजट संतुलित हो और डेवलपमेंट के हमारे जो प्रोजेक्ट्स वो प्रभावित ना हो। आप इन्वेस्टर्स का जिक्र कर रहे थे कि एमओयूज काफ़ी साइन हुए हैं, कोरोना की वजह से कुछ दिक्कतें आई। क्या ईज ऑफ डूइंग के मामले में हिमाचल को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग एक वो पैमाना है जहां पर हर स्टेट्स को तौल दिया जाता है कि इन्वेस्टर्स कितने आ रहे हैं। मैं वही एक बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया इसमें। पिछली बार हिमाचल जो है वो 16th रैंक पर था, 16वें रैंक पर था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। हमने सीधा जंप किया है, हम 6ठे स्थान पर आए। और पूरे देश भर में अगर बहुत तेजी से अगर किसी स्टेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतना बड़ा रैंक जो है वो मतलब जो है वो हासिल किया है, 10 नंबर का सीधा जंप मारा है, तो वो उस दिशा में ही एक कदम है कि हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो डेवलपमेंट को प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से हिमाचल में हमने अभी एक हाल ही में जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 बल्क ड्रग फार्मा हब जो है वो अनाउंस किए हैं और जिसमें बड़ी एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी और लगभग एक्सपेक्टेड है कि मोर देन 10,000 करोड़ की उसमें इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। उसमें हिमाचल प्रदेश ने बहुत एग्रेसिवली बीडिंग की है, जिसमें जो उसका जो पैरामीटर्स थे, जो नंबर उसमें जो जिसके आधार पर मिलने थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल को एक बल्क ड्रग फार्मा जो है का हब जो है वो निश्चित रूप से मिलेगा। ऊना में हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया है और हमने केंद्र के समक्ष भी रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री जी, उन सब से भी इस बात के लिए आग्रह किया कि हिमाचल इसके लिए पात्र है, क्योंकि पूरे एशिया का नंबर 1 फार्मा हब जो है वो हिमाचल प्रदेश में बद्दी में है। और ऐसे में हमने जो बल्क ड्रग फार्मा हब के लिए जो हमने बीडिंग की है वो बहुत एग्रेसिवली की है, बहुत सोच समझ के की है और उसमें हमको हासिल होगा तो निश्चित रूप से उससे भी बहुत बड़ा एक हमको हिमाचल प्रदेश में एक बूस्ट मिलेगा रोजगार के क्षेत्र में भी और उसके साथ साथ में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आएगा। जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं जयराम जी, तो सिक्के के दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। हम हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को देख रहे हैं, वहाँ पर जैसे इन्वेस्टमेंट आएगा प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको विकास को भी देखना है। संयम और संतुलित दोनों चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगी जयराम जी, कि कुदरत से भी खिलवाड़ ना हो और विकास भी हो? नहीं, ये बहुत आवश्यक है और ये मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमको शुरू से ही इस तरह से संतुलित होकर के काम करने के लिए करना चाहिए था। लेकिन शुरू में नियम कानून उस तरह के ज़्यादा थे नहीं। अब आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब पर्यावरण को आप बहुत ज़्यादा क्षति नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट के नाम पर। इस बात को लेकर के कानून ने एक बहुत सख्त रुख भी अख्तियार किया है। अब हिमाचल प्रदेश से संबंधित मैं कहूँ, हिमाचल प्रदेश के हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए वो इंतज़ार में थे। अभी हाल ही में लगभग 600 प्रोजेक्ट हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हमको इजाज़त दी और उसका मैं सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ख़ासतौर से हिमाचल में संतुलित डेवलपमेंट की दृष्टि से वो प्रोजेक्ट बहुत आवश्यक भी थे। तो ऐसी स्थिति में हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि प्रकृति तो एक बार जो आपको दी है, अगर आपने उसको नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाया, उसको दोबारा
जो है स्थापित करना बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रकृति के साथ कम से कम छेड़खानी हो, नुकसान कम से कम हो और उसकी भरपाई साथ साथ ही हम करते रहें। अगर हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं या 4 लेन बना रहे हैं या हम रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं या हम कोई भवन बना रहे हैं, तो प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा जो है उसका संतुलन बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में इन बातों का हमेशा ध्यान रखा है इन दिनों में, और पर्टिकुलरली जहाँ हिमाचल प्रदेश में एक हमारी खासियत ही इसी बात को लेकर के देश और दुनिया का टूरिस्ट अगर हिमाचल आता है तो आता ही इसीलिए है कि यहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, हरियाली है, सुंदरता है। अगर वही नहीं होगी तो हमारा विकास किसी काम नहीं आएगा। तो ऐसी सूरत में उसको बहुत ज़्यादा संरक्षण देने के लिए जो हमने कड़े नियम भी बनाए हैं और काम भी कर रहे हैं, उसके कारण हम इसको निश्चित रूप से बैलेंस डेवलपमेंट का मॉडल जो होगा जिसमें प्रकृति भी जीवित रहे और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी धीरे धीरे आगे चले। बजट में जब हम अलोकेट करते हैं अलग अलग विभाग को रकम, कई बार ये देखा जाता है कि उस विभाग की तरफ से वो पैसा खर्च नहीं किया जा सका, वो वापस आ जाता है। इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन जिन विभागों को पैसा अलोकेट किया जा रहा है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उन पैसों का सदुपयोग हो, इस्तेमाल हो और उसकी वजह से प्रदेश का और ज़्यादा विकास हो? नहीं, देखिए, एक तो जहाँ तक डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइम बाउंड जो हमारा टारगेट रहता है जी, उसमें काम पूरा करने की दृष्टि से फोकस करके काम करने की ज़रूरत रहती है। इसीलिए हम अधिकारियों के साथ भी इस बात को हमेशा कहने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे डिले ना हो, और डिले प्रोजेक्ट्स होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें पैसा भी लैप्स होने की संभावना होती है और फिर कॉस्ट एस्केलेशन भी बहुत ज़्यादा उसके कारण जो है बढ़ता है, उसमें कॉस्ट में भी उसका इम्पैक्ट आता है। ऐसी सूरत में जो पैसा हमको डेवलपमेंट के लिए मिला है, जो जिस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हमने उस पैसे को खर्च करना है, तो उसको किसी भी सूरत लैप्स ना होने दे और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट समय पर और समय से पहले बन करके तैयार हो तो हम डेवलपमेंट को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके साथ साथ चूंकि आपने अधिकारियों का भी जिक्र किया, टाइम बाउंडेशन का भी जिक्र किया, इस तरीके की बातें आती हैं सामने जयराम ठाकुर जी कि हिमाचल में अधिकारी और ये जो अफसरशाही है ये हावी है। देखिए, जहाँ तक अफसरशाही हावी होने की बातें, ये हर सरकार में होती है, हर स्टेट में होती है, यहाँ केंद्र में भी लोग बोलते हैं, इधर भी बोलते हैं, उधर भी। मेरा ये मानना है कि सभी को एक जैसा तोड़ना वो भी उचित नहीं है। कुछ एक अधिकारी ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो काम नहीं करते हैं, कम करते हैं। जो दायित्व उनको दिया जाता है, काम करने का स्वभाव नहीं है, काम से जो है वो, तो उनको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों के खिलाफ फिर जो चीज़ें जो इसके मुताबिक बनती है, नियम कानून के मुताबिक बनती है, वो कार्रवाई करने की भी संभावना हमेशा रहती है। लेकिन ये बात ठीक है कि वर्क कल्चर जो है कम होता दिख रहा है, ये इसमें दो राय नहीं। ये हमारे प्रदेश की बात नहीं, हम दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं, दूसरे मुख्यमंत्रियों से भी बात करते हैं, बहुत परेशान है, कई जगह बहुत परेशान है कि भाई काम कहते हैं होने वाला काम भी होता है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अनावश्यक रूप से उसको डिले कर दिया जाता है कि स्वभाव नहीं, काम का वर्क कल्चर नहीं है। वो एक चिंता का विषय जो नहीं होना चाहिए। वर्क कल्चर को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एक परिस्थिति बनी है कि वर्क कल्चर में काफ़ी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। तो आप ये मानते हैं कि हिमाचल में भी ऐसे अधिकारी हैं जो उस वर्क कल्चर के नहीं है और काम में अनावश्यक? नहीं, मैं किसी को इस तरह की बात, लेकिन कुछ जगह जो काम किए जा सकते हैं उसमें जब हम बाद में देखते हैं कि भाई ये काम डिले क्यों हुआ, तो वजह उसमें कुछ नहीं होती है, वो अधिकारियों के ना करने के स्वभाव के कारण होती है। ऐसे एक नहीं, अनेक जगह उदाहरण मिलते हैं, ये हिमाचल में नहीं दूसरे स्टेट में भी मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, ये होना नहीं चाहिए। अधिकारियों की बात कर ली, अब मैं संगठन और सरकार की बात करना चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि संगठन और सरकार में तालमेल की कमी है हिमाचल में। नहीं, हिमाचल जैसा कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं है, इतना बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन पार्टी और संगठन का, क्योंकि
मूल रूप से मैं संगठन की कुछ विधायक पृष्ठभूमि ही हैं आपकी पार्टी के। वो हमारे, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं संगठन की पृष्ठभूमि से निकला हूं। मैं मंडल का अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, स्टेट का यूथ का प्रेसिडेंट, उसके बाद स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट का बीजेपी का प्रेसिडेंट, इन सारे दौर में से निकले। इसलिए संगठन की काम करने की जो है मेरा बहुत लंबा अनुभव है और उस दृष्टि से संगठन को अहमियत देना, संगठन की वजह से सरकार है, इसमें दो राय नहीं है। पार्टी का संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है पार्टी और सरकार, संगठन और सरकार में। और जहाँ तक विधायकों की बात होती है, विधायकों का पूरा सहयोग हमको हिमाचल प्रदेश में एक स्वर में सारे विधायक जो है मिलकर के काम करते हैं, मिलकर के हम सारी योजना बनाते हैं, उसको लागू करते हैं। आगे आने वाले दिनों में हिमाचल को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? क्या ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जयराम ठाकुर जी आपका? देखिए, एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब बात लगी ही है तो हिमाचल प्रदेश में हमारा 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। जो परीक्षा के दौर एक के बाद एक हम जो है उसमें आगे बढ़े हैं, उसमें हमको सफलता हासिल हुई। सरकार बनने के बाद लोकसभा का चुनाव था, हम 68 की 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में जीते, जो कभी नहीं हुआ, ना कांग्रेस में हुआ ना बीजेपी में हुआ जी। सारी सीटों पर जीत। 4 सीटें लोकसभा की जीती, रिकॉर्ड वोटों से जीती, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर हिमाचल प्रदेश का। तो वो एक परिस्थिति तभी हुई जब संगठन, सरकार दोनों मिलकर के काम किया, अच्छा काम किया। दूसरा, बाई इलेक्शन 2 थे, दोनों जगह हम जीते, धर्मशाला में भी, पच्छाद में भी। उसके बाद तीसरा, पंचायत का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव अभी हाल ही में हुआ। 75% से ज़्यादा पंचायत के प्रधान भारतीय जनता पार्टी के। हिमाचल प्रदेश में 67 ब्लॉक समितियां भाजपा की हैं और 10 जगह कांग्रेस है, सिर्फ 10 जगह आई। जिला परिषद की 11 में से 9 पर भाजपा का कब्जा हुआ, सिर्फ 2 पर कांग्रेस आई है। नगर परिषद, नगर पंचायत में भी 70% इस पर जो है भाजपा की जीत हुई है। तो बहुत बेहतर ढंग से ये हमारा क्रम लगातार, अब हमारा टारगेट सीधा सा आगे कॉरपोरेशन का चुनाव, कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद हमारा 4 जगह कॉरपोरेशन का चुनाव होगा मार्च में, और उसके बाद हम अगला हमारा विधानसभा का 2022 में। 2022 में निश्चित रूप से मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि जो 5 साल के बाद सरकार बदलने का क्रम रहता था, ये क्रम अब की बात रुकने वाला है और भाजपा की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश में 2022 में आने की संभावना। जहां तक इसमें आने वाले जो डेवलपमेंट के मेजर प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करें, तो मैं हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट का जो मेजर प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने 2-3 चीज़ों को लेकर के आग्रह किया। फाइनेंस कमीशन के सामने हमने स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में हमने कहा कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हमको हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। वो मंडी के लिए हमने किया है और मैं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का, फाइनेंस कमीशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि 1000 करोड़ रुपये उन्होंने रिकमेंड किया है जी। और उसी तरह से कांगड़ा एयरपोर्ट, क्योंकि कनेक्टिविटी हिमाचल के लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। हिमाचल कनेक्टिविटी में अगर बेहतर होगा तो दुनिया का टूरिस्ट आएगा यहाँ और हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो उस दृष्टि से हमने कहा कि कांगड़ा के एयरपोर्ट भी छोटी एयर स्ट्रिप है, उसको एक्सपेंशन करने के लिए उसके लिए 400 करोड़ रुपए का उन्होंने रिकमेंड किया है। और शिमला एयरपोर्ट जो है उसकी भी एक्सपेंशन के लिए हमने कहा है, उसकी वो हम स्टेट की ओर से कर रहे हैं। और इसी तरह से मैं इन बातों को मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारे आने वाले समय में डेवलपमेंट के बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे। टूरिज्म के सेक्टर में ग्रोथ अगर लानी है तो ये कनेक्टिविटी इंप्रूव करना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए 4 लेन के काम भी जो हमारे चल रहे हैं उनको हमने तेज़ गति से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमारा टारगेट है कि 1.5 साल के अंदर हमारा कीरतपुर से मनाली का जो है 4 लेन बन करके तैयार हो और बन कर तैयार होने के बाद जो टूरिस्ट बाई रोड आना चाहता है वो आए। रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर हो, उस दृष्टि से भी हमारे प्रयत्न हिमाचल प्रदेश में चले हुए हैं। तो ऐसा हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे इम्पोर्टेंट तो यही है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश बने एक, और उसके साथ हिमाचल प्रदेश प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के लिए जो है एक अट्रैक्टिव एक डेस्टिनेशन बने, दूसरा हमारा ये टारगेट है। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मेजर प्रोजेक्ट्स जो हमको मिल सकते हैं, जिसमें हमने जिस तरह से बल्क ट्रक फार्मा हब का जिक्र किया, ऐसे प्रोजेक्ट्स और भी मिल सकते हैं। उनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट की जो संभावना है उनको आगे बढ़ाना। तो ये मेजर जो हमारे है। और हाइड्रो सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स हमारे जो थोड़ी धीमी गति से चले हैं उनको गियर अप करना, ताकि हिमाचल प्रदेश को पावर जनरेशन में और रेवेन्यू आ सके। एक आखिरी सा सवाल आपसे, प्रदेश प्रभारी बदले गए, अविनाश राय खन्ना जी को लाया गया है,
वो भी अक्सर ये कहते हैं जब भी उनसे बात होती है कि जिसका जिक्र आपने किया कि 5 साल बाद रिपीट नहीं होती थी सरकार, वो भी कह रहे कि इस बार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ज़रूर सरकार रिपीट करेगी। प्लानिंग संगठन और सरकार की कैसे? देखिए, हम ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से पूरे देश में उन स्टेट में से हैं बीजेपी के जहां बहुत अच्छा संगठन है, नीचे तक है, पोलिंग बूथ तक, पन्ना प्रमुख तक, नीचे तक, और वो उन सारी चीज़ों को लेकर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जिस सहजता से हम काम कर रहे हैं, लोगों के साथ हमारा कनेक्ट है, लोगों के साथ हमारा उस कनेक्ट का इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें देखने को मिली। छोटी छोटी योजनाएं जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की है, लोगों ने उनको दिल से स्वीकार किया है। ये हमारे लिए है, गरीब आदमी के लिए, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए, हेल्थ सेक्टर में हमारी जो योजना है आयुष्मान भारत की तर्ज पर, उसी तर्ज पर आगे फर्दर हमने जो है हिम केयर की शुरुआत की है, और हिम केयर के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं। सहारा योजना हमने हेल्थ सेक्टर में जो है, जिसमें हज़ारों लोगों को घर बैठे जो उनको 3,000 रुपये ऐसे उनके अकाउंट में आता है, उनके इलाज के लिए आता है, ऐसी योजनाएं। और जनमंच एक ऐसा है जहां लोगों की समस्याओं का समाधान सीधा गांव में हो रहा है जी। सरकार जाती है, जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करती है। ऐसे जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारे नौजवान हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं हासिल कर सकते हैं, तो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री आजीविका योजना हमने जो शुरू की है, तो उसमें स्वावलंबन योजना के नाम से, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ऐसी चीज़ों के कारण हिमाचल प्रदेश में छोटे छोटे जो वर्ग हैं, जो हमारे जिसको हम लाभ दे सकते हैं, उसमें लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग इस बात को कर रहे हैं। और दूसरा फोकस हमारा डेवलपमेंट है, मेजर डेवलपमेंट का, वो हम कर ही रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और बजट से पहले आपको शुभकामनाएं कि बहुत अच्छा बजट हो पूरे प्रदेश के लिए। कुछ कहना अगर आप चाहते हैं और तो। बस बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और ख़ास तौर से हर परीक्षा में हमारा साथ दिया, सहयोग दिया। कोविड-19 जैसे एक बहुत बड़ा संकट जो हमारे सामने था, उससे भी हम पार हो रहे हैं। अब हमारे पास लगभग 450 एक्टिव केस रह गए हिमाचल प्रदेश में, और बहुत तेज़ी से इस दौर से भी बाहर निकल करके हम मिल करके जो है हिमाचल को विकास की राह पर शिखर की ओर ले जाने के लिए मिल करके काम करेंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड, यानी कि पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश के लिए एक अभियान के रूप में चला रहे हैं, जिसमें लोगों की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसमें सब सहयोगी बने, यही मुझे कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिससे खास बातचीत हम लोगों ने की, एक्सक्लूसिव बातचीत हम लोगों ने की बजट से पहले। इस पूरे जो बातचीत रही है, इसका रिएक्शन आप हिमाचल प्रदेश जनता टीवी के फेसबुक पेज पर भी डाल सकते हैं। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी रहेगा।